नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर के लिए पोषक तत्वों और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से कृषि में भी फसल के उत्पादन के लिए, उसकी वृद्धि और विकास के लिए भी अच्छे खनिज तत्वों यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इनकी क्या मात्रा रहनी चाहिए, किस तरह से इनकी कमी के कारण फसलों को नुकसान होता है और किस तरह से इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर मनोज शर्मा। और इसी से विषय संबंधित आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारा विषय है फसलों के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों यानी खनिज तत्वों की भूमिका। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फसलों के लिए जो पौष्टिक तत्व हैं वे क्या हैं और इनकी क्या भूमिका रहती है? फसलों के लिए हमारे को जितना हमारा जो एनिमल है, जितनी आवश्यकता उनको पोषक तत्वों की रहती है, उतनी ही हमारी फसलों को रहती है। जिसमें ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो आ गया हमारा खनिज तत्वों कौन कौन से, एक आ गया कि गैर खनिज तत्वों कौन से। तो पहले हम खनिज तत्वों के से पहले हम गैर खनिज तत्व, जैसे हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इनका होने से हमारा जो जैसे पौधे जो भोजन बनाते हैं अपने लिए सनलाइट के साथ है, तो उस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसके पूरा करने के लिए इन तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जैसे खनिज तत्वों की बात की आपने, तो खनिज तत्वों में जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और दूसरा पोटाश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और इनके साथ फिर जैसे कुछ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, जिसमें हमारा आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है। तो इन चीज़ों को साथ मतलब ये सारे पोषक तत्व जब हमारी फसल में होंगे तभी ये जो है आगे हमारे जानवरों को चाहे चारे के रूप में या जो हम मनुष्य है उनके उसमें आएंगे। यानी फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। फसल का उत्पादन के साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। जी, तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर हम बात करें इनके लक्षणों की कि इनकी कमी के कारण जो फसल है उसमें कौन कौन से जो लक्षण हैं हम देख सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं जी, तो नाइट्रोजन की अगर जिस पौधे में भी कमी होगी उसका एक तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट की जो मतलब जैसे इसकी जो वनस्पति की में वृद्धि होनी है जी, और वो बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी पौधे की। और अगर शुरुआती छोटे पौधों की बात करें हम, तो इसके जो पुराने जो पत्ते हैं उनमें थोड़ा पीलापन आना शुरू हो जाएगा और पौधा जो है कमज़ोर देखने में लगेगा जी। अगर हम ऐसे देखने की बात करें। वैसे अगर सबसे बेस्ट इसका रहता है कि इसको अगर हम लैब में अगर इसका टेस्ट कराया जाए, सॉइल टेस्टिंग लैब जो है पूरे हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में है जी, तो फिर इसका पूरा वो आ जाता है कि कितने % की कमी है, कितनी खाद पड़ेगी। जी, यानी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है फसल की वृद्धि के लिए। बिल्कुल जी। जैसे आपने बात की सॉइल टेस्टिंग की, तो अगर हम बात करें मृदा की पीएच मान की, तो ये कितना ज़रूरी है पोषक तत्वों के लिए? पीएच का जैसे आम जो फसलें हमारी उसमें 6.5 से लेकर 7.5 तक जो है एक आइडियल पीएच मानी जाती है कि जिसमें हर किस्म की आपकी सब्जियां भी, फसलें भी और पेड़ पौधे भी, उनके लिए बहुत एक आइडियल पीएच वैल्यू है। और अगर इससे ऊपर या नीचे रहता है, हमारा सपोज करो अगर 3 या 4 है पीएच मान किसी का, तो उसमें हमारी फसलों को पूरे न्यूट्रेंट चाहे हम बाहर से जितने मर्जी डालें लेकिन वो पौधा उसको ले नहीं पाता, वो पूरे घुल के बिल्कुल नीचे लीच आउट हो जाते हैं। और अगर 7 से या 7.5 से ऊपर जैसे है, इसकी रेंज रहती है जैसे 1 से लेके 14 तक, तो अगर 7.5 से 8, 9, 10 तक भी है तो तब वो ऐसे सॉइल में पड़े रहेंगे। फिर इसका जो अपटेक है वो नहीं रूट्स कर पाती ऊपर को। तो एक आइडियल पीएच जो है, वैसे हमारे जो हिमाचल की सॉइल है वो लगभग इसी रेंज में पड़ती है। अगर हम थोड़ा सा ये जो हिमालयन रेंज जैसे पालमपुर, धौलाधार, धर्मशाला वगैरह है, तो यहाँ थोड़ा 5.5 के आसपास है। लेकिन जैसे चाय के लिए, इनके लिए चाय के लिए बड़ा सूट करती है वो पीएच।
जी। तो बाकी ऐसे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम पीएच नहीं की है, पीएच की कोई समस्या नहीं जी। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की हम बात करते हैं तो ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब फसल उगानी है तो पहले मृदा के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जितना भी हम जो हमारा सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रेंट है, जी अब जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे, लैब में उसका मिट्टी का एनालिसिस नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे। सिर्फ एक सिम्टम जो देखने की बात है ना जी, कि इसमें किसी के पत्ते पीले हो रहे हैं जी, ये ब्राउन स्पॉट है तो फास्फोरस की कमी है, या पोटास की वही ज़्यादा बीमारी आ रही, ज़्यादा कीड़े आ रहे तो पोटास की डेफिशिएंसी है, या किसी में जैसे जिंक की डेफिशिएंसी है तो देखने से लगता है कि जैसे वाइट पैचेज पड़ जाते हैं, ठीक है ना जी। पर ये सिर्फ एक आई सर्वे बोल सकते हैं आप इसको, और अगर आपने सही एनालिसिस करना है तो उसके लिए फिर लैब में मिट्टी से पता लग जाता है इन चीज़ों का। यानी जो सॉइल टेस्टिंग है वो बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है, और ख़ासकर जैसे आजकल जो दौर चला हुआ है कि मैक्सिमम लोग इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है जी, वो उनका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं जितनी भी बीमारियां हैं उसका मेन जो वो है रीज़न कि एक तो एक्सेस यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, चाहे और दूसरा पेस्टिसाइड का भी कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का भी कर रहे हैं, पर फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो उसके लिए जब हमारी मिट्टी हम टेस्ट करेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा, तो उसमें अब तो पूरा एक बीघे में वो बता देते हैं कि आपने नाइट्रोजन, अगर आपने यूरिया डालनी है तो आप एक बीघे में इतनी डालेंगे। मान लो फास्फोरस की कमी है तो सिंगल सुपर फास्फेट आपने इतनी डालनी, या NPK डाल रहे हैं तो उसका एक बीघे के हिसाब से फार्मर की सुविधा के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया हुआ है। जी, यानी आप अपना जो अगर आप खेती करने जा रहे हैं अपनी फसल की अच्छे उत्पादन के लिए पहले सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवाएं और सॉइल जो हेल्थ कार्ड है वो भी बनाएं। अब आपसे जानना चाहेंगे जो INM है यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, ये क्या है और कैसे ये ज़रूरी है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसमें हम 3 फैक्टर लेते हैं। जैसे हमारी मृदा का जो उत्पादन है, उत्पादक शक्ति मान लो आप, उसका जो प्रोड्यूस करने की जो पावर है, एक चीज़ हो गई। दूसरी हो गई हमारी कृषि उत्पादन हो गया, और तीसरा हो गया पर्यावरण संरक्षण। जब हम इन तीनों चीज़ों का समावेश एक साथ करते हैं और उसमें जो मृदा को जो हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं एक संतुलित मात्रा में जो ऐड करते हैं, उसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं। कि इसमें मेन जो फोकस रखा जाता है कि पर्यावरण को भी सेफ रहना चाहिए और अगली जनरेशन के लिए हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहे और उत्पादन भी बढ़े। जी, ये बहुत अहम बात आपने कही कि संतुलित मात्रा जी में जो उपयोग हो, ताकि जो पारिस्थितिकी है वो संतुलित रहे। जी। अब जानना चाहेंगे, जैसे हम देखते हैं कि आपने नाइट्रोजन की बात की, तो ये कितना ज़रूरी है अच्छी फसल के लिए, और इसकी कमी के कारण जो फसलों में जो गुणवत्ता है या फिर जो कुछ इसकी कमी के कारण जो लक्षण हम देख सकते हैं वो किस तरह के रहते हैं फसलों में? नाइट्रोजन एक किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन को हम बोलते हैं किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। कि मतलब आप खुद इमेजिन करो कि जिस न्यूट्रिएंट को किंग बोल रहे तो उसकी कितना आवश्यक है। जी। अब इसमें क्या होता है कि जितना भी प्लांट का फॉलिएज है, मतलब उसके पत्ते हैं, उसकी ग्रोथ है, स्टेम में तना है, तो उसके लिए मतलब हमारी नाइट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। और फिर उसके आगे जितना भी प्रोटीन उसमें बढ़ना है, ठीक है ना जी, उसमें भी नाइट्रोजन का अहम रोल रहता है। तो वैसे तो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में बहुत सारी 78% नाइट्रोजन है जी। लेकिन बहुत कम स्पीसीज ऐसी जो उसको मतलब ले सकती है जी। जैसे दाल वाली फसलें हो गई, या शैवाल हो गया, पानी के किनारे हरी हरी घास होती है उसको शैवाल बोलते हैं जी। या ग्रीन एल्गी है। सिर्फ यही 1-2-3 स्पीसीज ऐसी है जिनमें वो पावर है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ग्रहण कर सके और फिर अगली फसल को सप्लाई कर सके, और बाकी पौधों में नहीं है ऐसा जी। ठीक है ना जी। तो बाकी पौधों के लिए फिर हमें अलग से इसका उपलब्धता करानी पड़ती है। तो इनकी कमी के कारण किस तरह से हम सिम्टम्स देख सकते हैं कि पौधे में इसकी कमी हो गई है?
जैसे नाइट्रोजन का आपने बताया कि कमी के लक्षण, इसका जो प्लांट है वो बिल्कुल वीक होगा, कमज़ोर होगा। जी। ठीक है ना जी, उसकी बढ़वार नहीं होगी, उसका तना भी पतला होगा, उसके लीफ भी ऐसे होंगे। और अगर थोड़ा माइन्यूटली अगर हम उसको देखेंगे तो उसका जो ओल्डर लीफ है, जैसे ये टिप के जो नीचे का लीफ है ना, वहाँ से येलो होना शुरू हो जाएगा वो। और दूर से देखने से पता लग जाता है कि इस पौधे में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। और अगर आपने टेस्टिंग करा ली सॉइल तो फिर वो तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट आपके पास आ गई। और इसकी जो मात्रा है पौधों में डालने की, वो किस तरह से मैनेज करनी होती है? अब इसमें जो मेन जो सोर्स रहता है ना जी हमारा जी। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, सबसे पहला है कि जैसे गोबर की खाद डालते हैं। जी। अब 1 हेक्टेयर में 200-250 कुंटल गोबर की खाद पड़नी चाहिए। जी। अब दूसरा आ गया वर्मी कंपोस्ट, उससे थोड़ा इम्प्रूव हो गई। अब उसको हम 150 कुंटल 100 कुंटल भी डाल दें तो उससे भी हमारा न्यूट्रेंट उसको मिल जाता है। अब उससे थोड़ा और रिफाइनमेंट की हुई तो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कोई 15-20 कुंटल भी अगर हम 1 हेक्टेयर में डालते हैं, मतलब कोई 15-20 नहीं, मतलब कोई 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से जी। अगर डालेंगे हम तो उससे भी हमारे को काफ़ी हद तक जो है न्यूट्रेंट मिल जाता है। मिल जाएंगे। और दूसरा एक और जीवाणु वाली खाद है। जी। अब जीवाणु तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इसका भी हम प्रयोग थोड़ा कम करते हैं। जब से केमिकल फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग ज़्यादा लगा उन्हें, तब से हमारे जो मिट्टी में जो जीवाणु थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है ना जी। तो जीवाणुओं में इसमें नाइट्रोजन के लिए जैसे राइजोबियम कल्चर है। जी। अगर दालों में हम राइजोबियम कल्चर का टीका पहले लगा देते हैं तो उसमें वो जो एक खाद का काम करता है, जी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी उसमें नोड्यूल बना देता है, गांठे बना देता है, और वो फिर प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करता रहता है। जी। और दूसरा एक एजेक्टोबैक्टर है, इसकी भी स्ट्रेन थोड़ा अलग अलग होती है। जैसे मक्की के लिए करेंगे हम तो एजेक्टोबैक्टर के नाम से बैक्टीरिया है, वो होगा। अगर सोयाबीन के लिए राइजोबियम की भी कई स्ट्रेन है, माश के लिए अलग होगा, दूसरे उसके सोयाबीन। सब्जियों की अगर हम बात करें, जैसे टमाटर, यहाँ पे हिमाचल में बहुत मात्रा में इसकी जो उत्पादन किया जाता है, तो इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? टमाटर में मेन जो रहता है ना जी, इसका रहता है कि अगर तो आपने रिपोर्ट सॉइल टेस्ट करा ली जी, तब तो आप उसके अकॉर्डिंग करो जी। अदरवाइज आप कोई 8 किलो खाद NPK का यूज़ करते हैं, और जो मैंने पहले आपको बताई कि वर्मी कंपोस्ट 5-6 कुंटल पर बीघे के हिसाब से जी। और जैसे एजेक्टोबैक्टर वगैरह है, और उसका भी आप वर्मी कंपोस्ट में ऐड कर दो उसको, और 5-7 दिन आप उसका एक छाँव में ना उसका ढेर लगा के, और बैक्टीरिया एकदम डेवलप हो जाता है। उसके बाद आप खेत तैयार करते हुए छट्टा मार दो उसमें, तो उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जी। और एक जो है दूसरा एक जीवामृत है, जैसे जीवामृत के बहुत अच्छे परिणाम हैं जी। तो उसको भी हम 200 लीटर पानी जो है कम से कम भी कोई 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट रहता है वो जी। और जीवामृत का तो हमने ऐसे रिजल्ट देखे, अगर हम उसका जो मतलब कोई 15-20 दिन के अंतराल पे अगर हम डालें तो हमारे को कोई किसी खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती जी। और फिर बचता है हमारा दूसरा रासायनिक खाद जो है जी। पर अगर खेत तैयार करते हुए अगर कोई 5 से 8 किलो पर बीघे के हिसाब से हम डालेंगे तो फिर हमारा जो है वो जो INM वाला कंसेप्ट भी है ना जी, उससे न्यूट्रिएंट भी पूरे हो जाएंगे, सॉइल को भी कोई क्षति नहीं होगी और क्वालिटी जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी बनी होगी। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे फसल की सबसे पहले बात की जाती है जड़ों की, हम देखते हैं कि जो फसल है उसकी जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो इसके पीछे क्या लक्षण रहते हैं और किस न्यूट्रिएंट की यानी कि जो खनिज तत्व है या फिर पौष्टिक तत्व है उसकी जो कमी है उसके कारण ऐसा होता है? मेन जो रोल लेता है रूट जड़ों की डेवलपमेंट का जो मेन है जी, वो है फॉस्फोरस की वजह से जी। फॉस्फोरस जो तत्व है हमारा, इसका काम होता है कि रूट डेवलप करनी। अब रूट डेवलप होगी तो तना भी मजबूत रहेगा जी, और तना मजबूत होगा तो उसमें जो आपका ऊपर जो फ्रूट लगेगा वो भी मजबूत होगा आपका। जैसे कई बारी होता है कि जी फ्रूट फूल तो आ रहा है लेकिन झड़ रहा है तो पौधा कमज़ोर हुआ। बिल्कुल। तो जब अगर ये तत्व हमारा पूरा जितनी ज़रूरत है प्लांट को, क्योंकि हर क्रॉप के लिए ये डिसाइडेड है कि भाई इसको कितना
नाइट्रोजन चाहिए, कितनी फास्फोरस चाहिए, कितनी पोटाश चाहिए। तो जब ये न्यूट्रेंट हमारा इसमें पूरा होगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ख़ासकर जैसे जो ये आपने फास्फोरस की बात की जी कि रूट्स डेवलपमेंट के लिए, अब जिस भी फसल को हम ना जो मिट्टी में, जैसे हमारा आलू हो गया जी, जी अरबी हो गई, और दूसरा जो ज़मीन के नीचे का जो पार्ट हम यूज करते हैं, जी उन फसलों का जो पैदावार है ना बहुत अच्छी होती है अगर हम इस तत्वों को सही इस्तेमाल ढंग से। करते हाँ हैं। जी। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कौन सा उचित समय रहता है जब हम इन पौष्टिक तत्वों की जो है इनको प्रदान करें फसल के लिए? आरंभिक स्थिति में जब हम बीज सॉइल जब हम लगाते हैं तब, या फिर जब थोड़ा सा आपका अंकुरन शुरू हो जाता है? इसमें दो चीज़ें, अगर तो हम खेत तैयार करते समय ना जी, जी जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, और अगर हम NPK 12-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं या डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी तो ये हमारा खेत जब हम तैयार कर रहे होते हैं उस टाइम में मिट्टी में मिल जानी चाहिए। और उसके बाद अगर हमारे को लग रहा है कि कुछ प्लांट की ग्रोथ नहीं है, पौधा अच्छा स्वस्थ नहीं दिख रहा है, जी तो फिर इन पौधों के जैसे 19-19 का आता है, NPK 19-19 का एक मिक्सचर आता है, जी तो वो भी जैसे 40 से 50 ग्राम एक 15 लीटर के पंप में हम 15-20 दिन के अंतराल पे उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। जी तो तब भी हमारा न्यूट्रिशन हो पूरा हो पूरा हो जाएगा जाता है। पौधा जी। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो पौध है वो तैयार हो गई है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पीली पड़ जाती है, या जो उसका इम्यून सिस्टम जब हम बात करते हैं, या फिर सूखे से ग्रसित हो जाती है। तो ऐसे में किस तरह के जो पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है फसल के लिए या पौध के लिए? हाँ, इसमें थोड़ा ये रहता है कि जैसे पोटाश का काम है, जी जो हमारा पोटाश का जो न्यूट्रिएंट है या पोषक तत्व है, इसका रोल रहता है कि पौधे को स्वस्थ रखना, स्ट्रॉन्ग बनाना, जी सूखे से लड़ने की जो क्षमता पौधे में विकसित करना, या कीड़े बीमारियां इनसे लड़ने की जो क्षमता पौधे में एक तैयार करना, वो हमारा इस न्यूट्रिएंट का काम रहता है। और जो हमारा प्रकाश संश्लेषण का या फोटोसिंथेसिस का जो है जी उसमें तो रोल रहता ही रहता है इन सारी चीज़ों का। जी तो इसके प्रयोग के लिए जैसे पोटाश MOP आती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश आती है, जी और जब हम इनका जो मिक्सचर यूज करते हैं ना जैसे NPK, तो लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक जो खाद है ना, ये मैंने आपको पहले बताया कि इसका कम से कम प्रयोग करें आप। पहले आप जैसे हरी खाद का प्रयोग है, जी वर्मी कंपोस्ट है, जीवाणु वाली खाद है, इनका प्रयोग करने के बाद फिर अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई, तब हम फिर आगे इसको जाए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो का पहले ही प्रयोग करें प्रयोग हम। करना ज़रूरी जी है। जी जी एक बैलेंस संतुलन बना के चले हम, तो हमारा इकोलॉजी ये भी मेंटेन रहेगी, जी फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी आएगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी। जी अब आपसे जानना चाहेंगे जो सूक्ष्म पौष्टिक तत्व होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और कैसे जो उनकी जो कमी है वो हम देख सकते हैं कि इसकी कमी के कारण पौधा जो है वो ग्रसित है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें हम तो जैसे इसमें आयरन है, जी जिंक है। अब जिंक का आपने देखा होगा कई बार धान के खेतों में अगर जाएंगे तो वाइट जैसे पत्तों के ऊपर पैचेज नज़र आते हैं, जी देखने से पता लग जाता है। और मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है। जी तो ऐसे ये जो तत्व है इनका एक मतलब ऐसा रोल रहता है जैसे पर्दे के पीछे ये काम करते हैं। ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगे सामने ना जी, जी लेकिन इनका जो रोल है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है फ्रूट की क्वालिटी में, क्वांटिटी में। कई बार आपने देखा होगा बोरॉन की डेफिशिएंसी, टमाटो का बहुत बढ़िया फ्रूट है, फर्स्ट क्लास है, या आपने उसमें देखा होगा अनार में, जी खासकर इन चीज़ों में देखने को एकदम बड़ा कॉमन होता है। तो वो बहुत अच्छा फ्रूट होगा लेकिन फट जाएगा एकदम बीच से। जी तो वो बोरॉन की कमी की वजह से होता है। ठीक है ना जी। ऐसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे है कि जैसे हम मान लो ये डाल रहे हैं सुपर फास्फेट का यूज कर रहे हैं, जी ठीक है, तो उसके साथ कैल्शियम अपने आप ही मिल जाएगा। तो वैसे ही मतलब ये जो मेजर जो न्यूट्रिएंट है ना, इनके साथ इनकी आपूर्ति
हो जाती है। पर फिर भी अगर नहीं किसी कंडीशन में मतलब हो पा रही है, या जितने हमारे जो ऑर्गेनिक जो तरीके बताए मैंने, इनमें भी ये चीज़ रहती है, इनमें भी ये सूक्ष्म तत्व उपलब्ध रहते हैं। पर फिर हम इसका जो इनऑर्गेनिक जो ये सूक्ष्म तत्वों के लिए पूरा करने के लिए वो इसको डाल सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से पौधों में छिड़काव कर सकते हैं। और 2-3 छिड़काव अगर हो जाए तो इनका बड़ा सूक्ष्म, जैसे इनका नाम ही सूक्ष्म तत्व है ना जी, तो ज़रूरत भी उनकी उस हिसाब से रहती है। जैसे अब बात करें आगामी फसलों की, जैसे दालें उगाई जाती है जब जी, तो इनमें कौन से जो पौष्टिक तत्व हैं उनका या खनिज तत्वों का होना या डालना ज़रूरी है? अब जैसे दालों की अगर बात करें हम, तो इसमें राइजोबियम कल्चर का अगर टीका आप बिजाई से पहले कर देते हैं ना जी, तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसमें। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे 400 ग्राम का एक पैकेट है आपका जी, तो 400 ग्राम का जो पैकेट है वो 10 किलो जो सीड है ना आपका, वो उसको ट्रीट करने के लिए पर्याप्त मात्रा रहती है इसकी। जी, तो उसमें आप हल्का सा छिट्टा मारो 10 किलो उसमें जो आपका सीड है, और उस पैकेट को एक जैसे जो तुम पॉलिश करते हैं ना, जी, उस ढंग से पॉलिश हो जाए, हल्का हल्का उसमें चिपक जाए जो हमारा राइजोबियम कल्चर जो है, कल्चर जो हमने लिया वो यानी उसमें खेतों में बोने से पहले ही बिजाई से पहले, फिर छाँव में सुखा के फिर उसको आप छिट्टा खेतों में डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे जो कैल्शियम है वो कितना ज़रूरी है फसल की ग्रोथ के लिए, और किस तरह का जो कार्य है कैल्शियम करता है? कैल्शियम का जो मेन रोल होता है सेल फॉर्मेशन का। जी, जैसे प्लांट का जो छाल मान लो आप, प्लांट का जो छाल को स्ट्रॉन्ग बनाना, वो कैल्शियम जो है वो रोल अदा करता है। जी, तो इसको ऐसे अलग से भी दिया जाता है, पर जैसे मैंने बात की भी, जैसे कैन फर्टिलाइज़र है हमारा, जी, तो कैन में अपने आप ही मिल जाता है पौधे को। जी, या जैसे दूसरा है सुपर फास्फेट है, इसमें भी मिल जाता है, या नहीं भी हो तो मार्केट में अवेलेबल है कोई ऐसा। जी, मतलब आवश्यकता अनुसार आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसका ना जी एक एनालिसिस भी होता है जी, या डिपार्टमेंट में तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आपको जैसे इनका एनालिसिस कराना हो जी, तो वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है जी, कि आप टेस्ट करा सकते हैं कि माइक्रोन्यूट्रेंट कौन सी हमारी सॉइल में उपलब्ध है और जी, कितनी कमी है, जी, तो उसके अकॉर्डिंग भी। और 2-3 की साल में एक बार एनालिसिस ये हो जाना चाहिए। जी। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जो फसल चक्र है उसको अपनाने के क्या फ़ायदे हैं हाँ, फसल चक्कर का और एक कितना ये इम्पोर्टेंट रहता है? बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कि फसल चक्कर से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। जैसे एक तो आपका कीट बीमारियों के ऊपर नियंत्रण रहता है कि जो बीमारी सपोज करो अब मोनोक्रॉप एक ही क्रॉप लगा रहे हैं हम, जी, तो कीड़े भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बीमारी भी अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम बीच में उस जैसे टमाटर लगा रहे हैं, अब अगली बारी टमाटर नहीं लगाएंगे और टमाटर वाले कीड़े आएंगे, उनको होस्ट वहाँ मिलेगा नहीं, जी, वहाँ कोई दूसरी क्रॉप होगी तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे वो वहाँ मर पे। जाएंगे। ठीक है ना जी। और थोड़ा सा भी रहता है कि जैसे सॉइल है हमारी, कोई क्रॉप मान लो 3 इंच तक ही उसका रूट जोन है, जी, ठीक है जी। कोई जैसे गोभी वाली फसल है या कोई अदरक है या कोई दूसरी है, उसका रूट जोन हमारा 9 इंच तक का है, तो वो जो न्यूट्रेंट की जो अवेलेबिलिटी है ना जी, वो भी ज़्यादा पौधे को मिलेगी। जी, और मेन जो है उसका क्रॉप रोटेशन का ना, कि कीड़े बीमारियों के नियंत्रण के लिए ना जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आइडियली अगर हम देखें तो हिमाचल की परिस्थिति के अनुसार फसल चक्र क्या रहना चाहिए? इसमें मेन जो है जैसे हम वेजिटेबल लगाते हैं, जी, तो कॉमनली जो प्रैक्टिस है फार्मर की कि जो टमाटर लगा रहा है तो 4 साल से टमाटर ही लगा रहा है उस खेत में, या कोई आलू वाला है तो आलू ही लगा रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो 1 साल में उसको मतलब उसमें सीरियल क्रॉप जरूर ऐड करो। जी, आपने ढेर सारी जानकारी हमें प्रदान की किस तरह से जो पोषक तत्व हैं वो फसलों को जो है वो बढ़ाते हैं और लाभान्वित करते हैं। इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। और दर्शकों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही। आशा करते हैं आज आप दी गई जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।